बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक नई प्रॉपर्टी डिस्कस होगी किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की, और वो है एंट्रोपी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं वो ही स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हैं। तो वो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो किस तरह स्पॉन्टेनियस हैं? तो किसी भी रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है, यानी वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद होता है, तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक्सोथर्मी या एंडोथर्मिक का रिएक्शन का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर्टी है जिसे एंट्रोपी है, वो उसको ज़्यादा यूज़फुल तरीके से एक्सप्लेन करती है। फॉर मैनी ईयर्स साइंटिस्ट का यही ख्याल था कि एक्सोथर्मिक चेंज होता है वो जिसे इंटरनल एनर्जी कम होती है, एंथैल्पी भी कम होती है, उसको वो स्पॉन्टेनियसली कंसिडर करते थे। लेकिन हमें पता है आइस जो है वो खुद ही मेल्ट होती है और पानी खुद ही एवेपोरेट होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने में एक नई डेफिनेशन इन्वेंट हुई है, ड्राइविंग फोर्स है जो स्पॉन्टेनिटी जो है किसी रिएक्शन की उसको एक्सप्लेन करती है, उसे उसकी एंट्रोपी चेंज कहते हैं, जिसे डेल्टा एस से शो करते हैं। तो जब हम केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चलता है जितने भी वो प्रोसेसेस, जिस तरह पानी बर्फ़ का पिघलना और पानी का इवेपोरेट होना, ये देयर इज़ अनदर इंक्रीज़ इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। इन दोनों प्रोसेसेस में जो स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, आइस के अंदर रेगुलरिटी है, तो जब वो मेल्ट होती है तो रैंडमनेस आ जाता है। पानी के अंदर थोड़ी रेगुलरिटी है, जब वो वेपर्स में जाता है तो और रैंडमनेस हो जाती है। द वाटर मालिक्यूल्स इन आइस आर रेगुलरली अरेंज, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। जब आइस मेल्ट होती है तो पानी डिसऑर्डर हो जाता है उसके मालिक्यूल्स। द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल बिकम ज़्यादा फ्री हो जाती है जब वेपोरेट होता है रूम। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रैंडमनेस जो होती है किसी वाटर मालिक्यूल की वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है पानी में, या पानी एवेपोरेट होता है वेपर्स में, तो और ज़्यादा रैंडमनेस हो रही है। इसका मतलब है कि वो तमाम प्रोसेसेस रैंडमनेस होंगे जिनमें वो तमाम प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियसली होंगे जिनमें रैंडमनेस बढ़ रही है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है। इंक्रीज इन रैंडमनेस फेवर स्पॉन्टेनियस चेंज, अ चेंज दैट ब्रिंग्स अबाउट रैंडमनेस। ऐसा प्रोसेस जो रैंडमनेस में इंक्रीज़ लेके आता है, वो उसके चांस वो खुद ब खुद होता है। लाइकली टू अकर देन वन दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑर्डर। जो ऑर्डर बनाता है वो क्या है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जो ऑर्डर को डैमेज करता है यानी डिसऑर्डर कर देता है सिस्टम को, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेफिनेशन फिर क्या हुई एंट्रोपी की? एंट्रोपी इज़ अ थर्मोडायनामिक स्टेट क्वांटिटी। तो ये भी हीट से ही रिलेटेड क्वांटिटी है, एंथैल्पी से ही रिलेटेड, एनर्जी से ही रिलेटेड क्वांटिटी है। ये किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की वो क्वांटिटी है जो उस सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डर को मेजर करती है, मालिक्यूल्स की का जो डिसऑर्डर है सिस्टम के अंदर। तो एंट्रोपी का सिंबल है एस, और जब भी चेंज होता है डिसऑर्डर में, एंट्रोपी में, तो तब प्रोसेस कोई होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्टार्ट में कितना उसमें डिसऑर्डर था, बाद में कितना, उसे उसका दोनों का डिफरेंस जो है उसे डेल्टा एस से शो करते हैं कि ओवरऑल जब कोई रिएक्शन हुआ है, जब कोई प्रोसेस हुआ है थर्मोडायनामिक, तो उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आया उसे डेल्टा एस कहते हैं। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एक स्टेट फंक्शन है और डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट से, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जो चीज़ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, इसे भी अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यू बनेगा कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। चेंज इन एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट्स। तो जब फाइनल एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो ज़्यादा होगी तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा और वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा। A process accompanied by an increase in entropy tends to be spontaneous। तो वो तमाम प्रोसेसेस जिसमें रैंडमनेस या एंट्रोपी बढ़ती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेट अस कंसीडर आ मालिक्यूल सिस्टम। हम एक मालिक्यूल सिस्टम से कंसीडर करते हैं जिसकी स्टेट है ये है और स्टेट भी ये है। इसमें ऑर्डर है, ये लेस
प्रोबेबल है और ये मोर प्रोबेबल है जिसमें हाईली डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो इधर को सिस्टम खुद ब खुद इधर जाएगा। तो इस सिस्टम से देख के हम कुछ चीज़ें हमने पॉइंट्स ड्रा किए हैं, वो ये है कि एंट्रोपी ए की कम में नज़र आ रही है और बी की ज़्यादा है। इसका मतलब है एंट्रोपी में जो इंक्रीज़ है वो कोई भी ए से बी वो होगा, जब सिस्टम ए से बी जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ रही है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चांस, प्रोबेबिलिटी की बेस पे देखें तो ए जो है उनका होने का लेस प्रोबेबल चांस है, ऑर्डर का होने का कम चांस है, और बी का ज़्यादा चांस है, डिसऑर्डर होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए सिस्टम ए से बी में जाएगा और स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह बच्चों 1 और 2 पॉइंट्स की बेस पे हमने देखा कि चेंज जब ए से बी होता है उसमें क्या होता है, एंट्रोपी में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है। तब सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा जब ए से बी जा रहे हैं स्टेट में, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इधर से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये देखिए ऊपर है, चेंज इन अ सिस्टम विच इज़ अकम्पेनियड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी। ऐसा चेंज किसी सिस्टम में जिससे एंट्रोपी बढ़ती है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का उसकी तरफ आते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो आपने पढ़ा था, अब सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है, व्हेन एवर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस, कहीं भी नेचर में कोई प्रोसेस हो रहा है जो स्पॉन्टेनियस है, इट इज़ अ कंपेनियन, ये होता है बाय एन इंक्रीज़ इन द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी उस बढ़ रही है। यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आ जाते हैं, तो वो तमाम प्रोसेसेस जो यूनिवर्स में हो रहे हैं वो यूनिवर्स की एंट्रोपी में इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ एनर्जी को काट के एंट्रोपी कर दें, यानी हम कहते हैं मोर स्पेसिफिकली हम कहते हैं यूनिवर्स का मतलब है जिसमें सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में किस किस की एंट्रोपी में चेंज होगा, सिस्टम की और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी में चेंज होगा। उसे सम कर दें तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज हमें मिल जाएगा। सेकंड लॉ जो ऊपर है, इससे पता चल रहा है व्हेन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर, ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल हो रहा है, जैसा सूरज है वो कंटिन्यूसली हीट रिलीज़ कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो ऐसा प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होता है उसमें क्या होता है, एंट्रोपी उस सिस्टम की और उस जो सिस्टम है और उसके साथ सराउंडिंग की इंक्रीज़ हो रही है। इन अदर वर्ड्स पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी अगर ज़ीरो से ज़्यादा है, चेंज उसकी एंट्रोपी में जो चेंज है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। और जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, रिवर्सिबल, तो एंट्रोपी में जो चेंज है वो उतना ही रहता है, क्योंकि दोबारा उसी जगह पे आ जाता है। तो जितनी एंट्रोपी बढ़ी है फिर वापस आया तो उतनी एंट्रोपी कम हुई है। ओवरऑल जो चेंज एंट्रोपी का यूनिवर्स का होगा वो ज़ीरो होगा। सिंस द एंटायर जो यूनिवर्स है अंडर गोइंग स्पॉन्टेनियस चेंज, सारी यूनिवर्स में खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रही हैं। तो सेकंड लॉ को हम ज़्यादा जनरली ये कहेंगे कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की जो एंट्रोपी है यूनिवर्स के अंदर कोई भी सिस्टम है वो कंस्टेंटली इंक्रीज़ होती जा रही है। कोई भी सिस्टम है वो जो भी सिस्टम स्पॉन्टेनियसली यूनिवर्स में हो रहा है और सारे सिस्टम यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियसली खुद हो रहे हैं, तो उनकी एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है। थर्ड लॉ की क्या स्टेटमेंट्स हैं, द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। अब देखें अगली बात यह है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी का डायरेक्ट ताल्लुक उसके टेम्परेचर से है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। लो द टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर होगा द लोअर द एंट्रोपी उतनी कम होगी। फॉर एग्जांपल पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 180 एम के ऊपर गैस की फॉर्म में होता है और उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वही पानी जब ये पानी फ्री मूव कर रहा है हर तरफ उसके मालिक्यूल्स पूरे कंटेनर के अंदर, व्हेन द सिस्टम इस कूल्ड, जब इस पानी को ठंडा करेंगे तो वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बन जाते हैं। वाटर के मालिक्यूल ऑर्डर में आ गए हैं, कन्फाइंड हो गए हैं, लेकिन मूव कर सकते हैं थोड़े बहुत। दस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है कम हो गया टेम्परेचर कम करने से। अगर फर्दर ठंडा करेंगे आइस बन जाएगी तो और एंट्रोपी कम हो जाएगी। इफ़ वी कूल द सॉलिड क्रिस्टल स्टिल फर्दर, अगर हम पानी बर्फ़ जो है उसको बनने के बाद फर्दर ठंडा करेंगे तो वाइब्रेशन मालिक्यूल्स की क्या हो जाएंगी, वो जो हो रही हैं क्रिस्टल लेटर्स के अंदर स्लो होती जाएंगी और आहिस्ता 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 क्या होता जाएगा, उनकी एंट्रोपी भी कम होती जाएगी। आखिरकार जब 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है तो हर किस्म की वाइब्रेशन सीज़ हो जाती है और वाटर मालिक्यूल अपनी जगह पे उधर के उधर फिक्स हो जाते हैं, परफेक्ट ऑर्डर आ जाता है, तो एंट्रोपी सिस्टम की ज़ीरो हो जाती है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन ये है
एट एब्सोलूट ज़ीरो, जब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है, -273 डिग्री, उसे एब्सोलूट ज़ीरो कहते हैं, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है, प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी भी ज़ीरो हो जाती है। तो एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी जब टेम्परेचर 0 केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी एब्सोलूट ज़ीरो होगा। अब कुछ डेफिनेशंस करते हैं एंट्रोपी की। ये तो फिज़िकल डेफिनेशंस कही हैं कि डिसऑर्डर रैंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं, लेकिन इक्वेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिवली क्या डेफिनेशन होगी, क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली वो हम ड्रा करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी एंट्रोपी की, उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। वी हैव डिस्कस द फिजिकल डेफिनेशन एंट्रोपी के रैंडमनेस है, केमिकल बट क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जो होती है वो फिजिकल डेफिनेशन के ऊपर कंसेप्ट नहीं। ऑल द दैट वी नीड इज़ एन ऑपरेशनल डेफिनेशन जिससे हम अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो क्लासेस एक साइंटिस्ट, इधर से आपने करना है एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, चाहे वो फिजिकल सिस्टम है चाहे केमिकल चेंज इसमें हो रहा है, इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वे कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन देयर इज़ नो फ्लोइंग आउट ऑफ, व्हेन देयर इज़ नो कम्युनिकेशन ऑफ हीट, यानी अगर सिस्टम में से हीट बाहर नहीं जा रही या सिस्टम में नहीं आ रही तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। लेकिन जब क्यू हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को, सिस्टम के अंदर जाती है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, कितनी, क्यू जितनी हीट सप्लाई की है ओवर पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। सो फॉर अ रिवर्सिबल चेंज टेकिंग प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, ऐसा रिएक्शन जो फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी में जो चेंज होगा, जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया और बाद में जो इवॉल्व की है, यानी एब्जॉर्ब किया क्योंकि वो रिवर्सिबल चेंज है, पहले एब्जॉर्ब करेगा बाद में रिलीज़ करेगा, डिवाइडेड बाय जितना टेम्परेचर में चेंज आया डिग्री केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ये यूनिट होता है। इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड देन डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव, अगर हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी। और इफ़ अगर हीट इवॉल्व किया सिस्टम में तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज़ हो जाएगी। यूनिट्स फिर क्या होंगे एंट्रोपी की, इक्वेशन तो हमें मिल गई है, जो एमसीक्यू भी बनेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू का ही टेम्परेचर है जूल या कैलोरी और टेम्परेचर का है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट्स क्या होंगे एंट्रोपी के, एंट्रोपी जो है हमें पता है हीट एनर्जी डेल्टा क्यू, क्यू ओवर टी है डिवाइडेड बाय एब्सोलूट टेम्परेचर। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा इट इज़ मेजर्ड, यूनिट होगा देयर फॉर इट इज़ मेजर्ड इन एंट्रोप, इसका यूनिट ही नया यूनिट बना लेते हैं, डिराइव्ड यूनिट जिसे कहते हैं ई यू एंट्रोपी यूनिट। वो किसके इक्वल होगा, हाउ मैनी कैलोरीज पर डिग्री पर मोल, यानी कितने कैलोरीज हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज़ हुई है एक मोल सिस्टम का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज होने में। तो कैलोरीज पर मोल पर केल्विन जो है दिस इज़ इक्वल टू 1 EU। लेकिन हमें पता है कैलोरीज जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो ऐसा यूनिट जूल है। तो EU तो हमने कैलोरीज में कहा है, EU इसके इक्वल है 1 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के इक्वल 1 EU है। तो EU का ऐसा यूनिट में किसके इक्वल होगा, एक कैलोरी 4.184 जॉल के इक्वल है, तो हम कहेंगे एक EU भी 4.184 जो है वो जॉल पर मोल पर केल्विन के इक्वल है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या है, फ्रॉम द थर्ड लॉ वी नो दैट द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज ज़ीरो, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल बाय मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन टू फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी दैट अ सब्सटेंस पोजेस। एक सिस्टम की कितनी एंट्रोपी एक्चुअल वो हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी टेम्परेचर पे एट अबव ज़ीरो, यानी 0 केल्विन से अबव टेम्परेचर होगा, ज़ीरो पे तो ज़ीरो होगी, तो 0 केल्विन से अबव जो टेम्परेचर होगा इसे हम उसकी एब्सोलूट एंट्रोपी कहते हैं। एब्सोलूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस जब वो 25 डिग्री यानी 298 केल्विन पे होता है। ये डेफिनेशन कर लेंगे, दी एब्सोलूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एंट्रोपी। ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी की डेफिनेशन आ गई है। ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी किस किस टेम्परेचर पे है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट इज़ ज़ीरो जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल में। और स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ ऑल सब्सटेंसेस एंड एनी टेम्परेचर अबव 0 केल्विन का पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि एंट्रोपी ज़्यादा होती है टेम्परेचर बढ़ने से। 0 पे 0 होगी तो माइनस में नहीं होगी कभी भी, हमेशा 0 से ज़्यादा होगी, पॉजिटिव साइन के साथ होगी।
Once we know the entropies of a variety of substances, we can calculate the standard entropy change delta S for a chemical reaction. यानी हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कितना एंट्रोपी में स्टैंडर्ड, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड जो चेंज आया है, प्रोडक्ट्स की टोटल एंट्रोपीज़ कितनी है, प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं, और रिएक्टेंट्स की टोटल एंट्रोपी, ये टोटल का साइन है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज़ का डिफरेंस ले लें तो उस रिएक्शन की एब्सोल्यूट चेंज एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फार्मेशन, अब देखें फार्मेशन की जब भी डेफिनेशन आती है उसका मतलब ये होता है कि एक मोल कंपाउंड बने अपने ओरिजिनल एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल वाटर बनना है तो H2 होना चाहिए और ऑक्सीजन होने चाहिए एलिमेंट्स, उनके मिलने से एक मोल कंपाउंड कितना, एक मोल कंपाउंड बना है उसमें कितनी एंट्रोपी चेंज हुई है, उसकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फार्मेशन आ जाएगी। इट इज़ द एंट्रोपी ऑफ फार्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, लेकिन शर्त यह अपने एलिमेंट से बनना चाहिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कंडीशन स्टैंडर्ड हमेशा अप्लाई करते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर। इट इज़ नोटेड बाय डेल्टा एस नॉट एफ। नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड, एफ मीन फार्मेशन, डेल्टा एस मीन एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मेशन वाला, कंपाउंड्स की क्या एंट्रोपी है स्टैंडर्ड, माइनस एलिमेंट्स की क्या एंट्रोपी है टोटल सारे एलिमेंट्स की, ये टोटल का साइन है। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज़ कितनी है और कंपाउंड की कितनी है, दोनों का डिफरेंस उस रिएक्शन की एंट्रोपी आ जाएगी, चेंज आएगा उस रिएक्शन कंपाउंड की फार्मेशन में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।